हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज, जिसमें दोस्तों साइंस विषय को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं और इसमें हम कंप्लीट करेंगे अतिलघुत्तरी प्रश्नों को। दोस्तों, अभी कल ही रिजल्ट सभी लोगों को जारी हो गया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा नंबर से सभी लोग पास भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम अब नहीं रहा और जोशीले तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों अतिलघुत्तरी प्रश्नों को, और पूरे जोश के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे साइंस अतिलघुत्तरी प्रश्नों को। दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने देख लिया है, और 1 से 1.5-2 महीने के अंदर में अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है टीचिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 दिनों में, और जो है 1 महीने के बाद जो है टीचिंग स्टार्ट खत्म हो जाएगी। इसके बाद 10 से 15 दिनों का और मौका मिलेगा। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 60 दिन का और टाइम बचा हुआ है, और इसी बीच में हम सभी को जो है पूरे तरीके से मन लगा करके पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस को। क्योंकि दोस्तों, आप एक तरीके से ये भी ले सकते हैं कि लगभग जो है 40% जो है बच्चे का बैक पेपर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए जो है अब ध्यान से फोकस करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कि बार बार चूकना पड़े और समस्याएं आए। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं अपनी क्लास को फिर से जोशीले तरीके से स्वागत करता हूं आप सभी को अपनी क्लास में, और जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर भी करते चलिएगा, दूसरों को भी जोड़िएगा, मोटिवेट करते रहिएगा सभी को। और आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। अतिलघुत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुविकल्पी करा दिया है, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार जरूर जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति का आशय 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 1 सेकंड में जो अ, किसी निश्चित स्थान से जो है जो आवृत्ति गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। आप जानते हैं ध्वनि की आवृत्ति जो है कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 2, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? ठीक है, और उत्तर में होगा दोस्तों यह मायोपिया। ठीक है, मायोपिया इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, अगर जिसमें दोष लग गया है मतलब वो दिखाई देता है, जैसे निकट है तो ये निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यह मायोपिया निकट दृष्टि दोष का विपरीत है। ठीक, हाइपर मेट्रोपिया में आंख एम्पेट्रोपिक आंख से छोटी होती है, इसलिए नजदीक की वस्तु की छवि रेटिना के पीछे केंद्रित होती है। मतलब जो रेटिना है दोस्तों, उसके पीछे जो है ये इमेज बनती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिए गए है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के नागांव, ठीक है, नागांव में और जो गोलघाट जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर जो है काजीरंगा उद्यान जो है स्थित है, और एक सींग वाले जो भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ पर है? असम में है। ठीक, आगे चलें अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है दोस्तों, खनिज क्या है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। सूत्र दोस्तों ये सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा गया था। ठीक है, और ये थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा गया है 2024 में, इसलिए जो है पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। ठीक है, पहला है एंथ्रेस का सूत्र जो C2H6 होता है, और दूसरा होता है एसिटिलीन का सूत्र
C2H2। ठीक है, तो ये सभी जो है फार्मूला जो है दोस्तों पूछा जाता रहता है सेकंड सेमेस्टर में भी जो है। देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं बताएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 6 पहले लेते हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं और इसके नाम बताइए। इनको नाम बताना है। तो पहला जो है दोस्तों संचरण की विधि हो जाएगी संचालन, और दूसरा है संवहन, तीसरा हो जाएगा विकिरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो हम सभी को पता है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर था, इसमें पूछा गया था। ऊंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ऊंट का जो पैर होता है वो चौड़ा होता है, और वो रेगिस्तान में क्या होता है मिट्टी ज्यादा होती है, धसीले, मतलब वहां पर जो है गद्दीदार इनका पैर होने की वजह से जो है धंसते नहीं है, और ये जहाँ है पूरी तरीके से ये चल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो कुबड़ में दोस्तों इन लोगों का पानी जो है इकट्ठा करना ज्यादा रहता है, और कई दिनों तक ये जीवित रह सकते हैं। ठीक। और आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8, ये सीधे सीधे जो है सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। ठीक है। तो फार्मूला जो है जरूर याद रखना है। खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये जो है खाने का सोडा दोस्तों NaHCO3 होता है, और धावन सोडा जो है दोस्तों क्या होता है Na2CO3 होता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो है सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों अगर विज्ञान है तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं फार्मूला से। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो जो मछली का श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होता है गलफड़ा, और तिलचट्टे का जो श्वसन अंग होता है जिससे श्वास लेते हैं वह श्वसन रंध्र होता है, अर्थात जो है त्वचा से जो है श्वसन लेते हैं। ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पर। पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड क्यों कहा जाता है। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महंगा होता है। ठीक है, महंगा होने के कारण इसे, और ये सीमित भी होता है पेट्रोलियम, ऐसा नहीं है कि जो है खनन करते रहिए निकलता रहेगा हमेशा, ये सब लिमिट की चीजें हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों तो तरंग दैर्घ्य कहलाते हैं, और कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर गर्त होता है। ठीक है, गर्त हो जाता है, और यहाँ पर जो ऊपर होता है शीर्ष होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे चलें। प्रश्न संख्या 12 है मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो जो ये डायबिटीज है दोस्तों ये किस कमी से होती है। तो मधुमेह जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है। मधुमेह कब हो जाएगा जब इंसुलिन की कमी होने लगती है। ठीक। इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन है यह। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 13 पूछा गया है मधुमेह डायबिटीज क्या है, लक्षण लिखिए। ठीक। आगे इसको इस प्रकार से भी पूछा गया है एक बार और 2024 में, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक। तो उल्लेख करने के लिए आया हुआ है दोस्तों, तो इसको आराम से जो है लिख सकते हैं। तो मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है। ठीक। एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा अर्थात शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के मात्रा को संतुलित करता है या रखता है। ठीक है। मधुमेह जो होता है दोस्तों ये शर्करा के कारण होता है, उसमें जो है शरीर में जो है चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसी के कारण जो है जो इंसुलिन होता है यह शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन जब इसी की कमी हो जाएगी तो जो है यहाँ पर क्या होता है समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक। और लक्षण की अगर बात करते हैं दोस्तों तो बार बार पेशाब आना जो है इसका एक लक्षण हो सकता है। मुंह सूख जा रहा है ये भी एक लक्षण है। ज्यादा भूख लग रही है भी एक लक्षण है। और कमजोरी लग रही है चलने फिरने में और कोई कमजोरी है तो ये भी जो है मधुमेह का लक्षण हो सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। ठीक है। अनियमित जीवन शैली मतलब कब उठना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, कब खाना है, कब ऑफिस जाना है, या जो भी काम करना है
उन सभी की नियमित शैली या रात में सोना है तो रात में जाग रहे हैं, दिन में सोना है तो दिन में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अनियमितता जो है उसकी वजह से दोस्तों मधुमेह हो सकती है, उच्च रक्तचाप हो सकती है और जो है दिल की बीमारियां जो है बढ़ सकती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है, जलीय पौधे की जड़ें कैसी होती हैं। तो ये जो जलीय पौधे होते हैं दोस्तों, इनमें जानते हैं जो जल में पौधे लगे होते हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे तो जो है जलीय पौधे की जड़ें जो है बहुत कम विकसित होती हैं, वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है रेशेदार होते हैं, उनमें जो है मूसला जड़ें बहुत कम पाई जाएंगी, रेशा जो है उसमें पतला पतला रेशा टाइप में उसमें रहता है, ठीक है। और तीसरी बात करें दोस्तों तो मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 पर पहुंचते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, मछलियों में जो है गलफड़ा अंग पाया जाता है जिससे श्वास लेते हैं मछलियां, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज जो है रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहली बार आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जो है दूसरों को भी शेयर करते चलिएगा, ठीक है, सबको फायदा होनी चाहिए, ठीक। और आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 17, मरुस्थली जिसे मरुद्भिद पौधा की जड़ों की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मरुस्थली पौधों की जड़ें अत्यधिक विकसित होती हैं, अल्फा अल्फा नामक पौधों की जड़ें 130 मीटर गहरी होती हैं, ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो कभी कभी जड़ें जो है मांसल मतलब मांस के प्रकार मतलब जो है उसमें जो है गुदर टाइप में ज्यादा हो जाती हैं और जल संचय भी करती हैं, ठीक है, जैसे एस्पेरेगस, ठीक है। और आगे अगर बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18, तो बैकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बैकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस जो होता है दोस्तों CO+N2 और वाटर जो गैस होता है वह CO+H2 होता है, ठीक। आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं दोस्तों, हीरा के दो उपयोग बताइए, ठीक है। और ये जो हीरा के उपयोग बताना है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कांच काटने में इसका उपयोग होता है, दूसरा होता है आभूषण निर्माण में, ठीक है, आभूषण जो गहने बनते हैं उसके निर्माण में होता है। और प्रश्न संख्या 21 अगर बात करते हैं, मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं। तो हम तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो नागफनी पौधा होता है ये कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानों में पाया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर जो पत्तियां होती हैं वो काटेले कटीले हो जाती है, तो ये जो पत्तियां हैं नागफनी जो वो पत्तियां होती है वो तो वहां कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांटे में राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 22 है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जीवाणुओं से जो होने वाले रोग होते हैं वो टीबी होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा टाइफाइड, और तीसरा है लेप्रोसी, और चौथा है कालरा, ठीक। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 23 है, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जीवाणु जेंथ्रोमोनास सिट्री। और आगे प्रश्न संख्या 24 है, दूध को दही बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, ठीक है। तो जो दूध से दही बनता है उसका जीवाणु बदलने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 25 है, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो राइजोबियम, लेग्यू, मोनेसर मोनेरम, और सोमोनास, और नाइट्रोबैक्टस, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस जो है ये सभी जो है लाभदायक जो है जीवाणुओं के नाम आते हैं, इनको जो है ये जो है मनुष्य के जीवन को जो है लाभदायक बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 26 है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ठीक है।
तो सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत ये सभी जो है अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, तो इसको जो है एंटोनी वान जो है लीवेनहॉक सूक्ष्म जैविकी के पिता हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 28 है, विषाणुओं वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों में कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर बात करें पोलियो, एड्स, डेंगू, ज्वार, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता और गलसौधा जिसको गलसुआ भी कहते हैं दोस्तों, और खसरा, ट्राइकोमा, पीलिया और हिपेटाइटिस, ये सभी जो है विषाणु यानी वायरस से जो है होने वाले ये सभी रोग हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न पर अगर बढ़े दोस्तों तो प्रश्न संख्या 29 है, सरल लोलक के डोरी पर प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें दोस्तों तो टी का मतलब होता है टाइम, और इसको इक्वल टू करेंगे तो 2 पाई का मान भी जानते हैं 22/7 होता है, और अंडर रूट L/G, L का मान होता है मतलब होता है लंबाई, और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, 9.8 होता है G का मान। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 30 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 क्या है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम बात करें तो 1/6 जो है राइट उत्तर होगा। ठीक है, 1/6 गुना, कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ पृथ्वी पर 60 किलो का वजन है, तो अगर आप चंद्रमा पर चले जाते हैं तो उसका 6 मतलब 1/6 से गुणा कर देंगे तो 10 किलो जो है आपका आ जाएगा वजन। और वही जो है बताया गया है चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, एक बार एक फ्लाक मारेंगे तो पता नहीं कितना दूर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंद्रमा पर जो है 1/6 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 31 पर पहुंचते हैं, और यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्वीय केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, कोई लड़का है या लड़की है अगर झूला झूल रही है और एकाएक खड़ी हो जा रही है उस पर झूले पर, तो गुरुत्वीय केंद्र जो है क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि जानते हैं दोस्तों हम लोगों का जो खड़े रहते हैं, और अगर केंद्र की बात करें तो जो है नाभि जो है ये केंद्र हो जाती है, और यहीं पर जो है बैलेंस पर बनता है। ठीक है, और अगर यहाँ झूले की बात करें दोस्तों तो यहाँ प्रभावी लंबाई जो है घट जाएगी और आवर्त काल जो है घट जाएगा खड़ा होने की वजह से। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न संख्या 32 है, यांत्रिक तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो यांत्रिक तरंगे होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, अंधेर तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अंधेर तरंग किसे कहते हैं अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा जब तरंग गति की दिशा मध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अंधेर तरंग कहते हैं। ठीक, अगर उदाहरण की बात करें तो ध्वनि तरंगे अंधेर तरंग एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण है ये सब। अब आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 34, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो जब तरंग की गति की दिशा मध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को जो है अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो जो ध्वनि है दोस्तों वो है अंधेर तरंग का उदाहरण है। ठीक, आगे दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 पर, श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 होनी चाहिए। ठीक है, श्रव्य मतलब जो सुनाई दे तरंग। ठीक है, और आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 37 है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो यहाँ पर 20,000 से जो है अधिक अगर बात करें जो है हर्ट्ज की, तो जो है यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला है। ठीक है, राइट उत्तर जो है 20,000 से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है, जीवों को विलुप्तीकरण का नाम या कारण जो है बताइए। तो यहाँ पर जीवों को जो विलुप्त होने का कारण है दोस्तों यह है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन दोस्तों जो है बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाती है जो जीवों को विलुप्त होने के कारण। ठीक है, और वहीं जीव जो है पृथ्वी पर जीवित रहते हैं और जो अपने आपको जलवायु के अनुरूप संतुलित नहीं रख पाते हैं। ठीक है, संतुलित रख पाते हैं
जैसे विलुप्त अगर हो रहे हैं दोस्तों तो जीवों में जो है गिद्ध जो है, सर्पगंधा आदि जो है जीव जो है विलुप्त हो जा रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों ये विलुप्ति क्यों हो रहे हैं, तो जो जलवायु परिवर्तन है ये इसी के कारण जो है जीवों में परिवर्तन हो रहा है। कुछ तो माना जाता है दोस्तों अभी भी जो है कि रेडिएशन की वजह से जो है पक्षियाँ जो है विलुप्त हो रही हैं। टावर के कारण जो रेडिएशन, मोबाइल फोन ये सब निकल रहे हैं, और जो गर्मी है दोस्तों पेड़ कट रहे हैं अधिक जो है, उसमें भी जो है सभी को पता है कि जो है गर्मियाँ बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो है कुछ लोगों का टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा सहन करने की क्षमता नहीं हो तो वो भी विलुप्त हो जाते हैं, ठीक। तो इन सभी की वजह है दोस्तों। और आगे चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है, ठीक है। कुक्कुट मतलब जो मुर्गा पालन होता है दोस्तों, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन का होता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 40 है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों, तो आगे है जो है प्रश्न संख्या 41। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है, तो डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है दोस्तों। आगे जो है बात करेंगे प्रश्न संख्या 42 पर। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो जब ध्वनि की तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 43 पर। हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए, तो ज्यादा वसा का सेवन करना दोस्तों हृदय बीमारी, रोग या उच्च रक्तचाप हो सकती है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 44 की। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो जो जीवाणुओं के द्वारा दोस्तों बीमारियां होती है, अगर उनकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां हेडिंग डाल करके, उसमें टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, ठीक, और गोनोरिया और सिफिलिस आदि जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों प्रश्न संख्या 45 है। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है आवर्तकाल की, तो मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, टहनियाँ है, और यहाँ पर कुछ लटका देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो, वस्तु हो, वहाँ पर टांगने के बाद एक बार इसको यहाँ पर टाइट करके यहाँ पर लाइए और इसको छोड़ दीजिए, तो ये यहाँ पर आएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर जाएगा आगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर वापस आएगा यहाँ पर, तो इसी को जो है एक आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार नहीं बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जो है मुझे कहना ना पड़े दोस्तों, आप लोग अपना भी फर्ज निभाते चलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों काम जो है जबरदस्त करते चलिएगा। और वीडियो पसंद आता चले तो कमेंट में भी अगर आप बताते हैं दोस्तों, तो मैं कमेंट को भी देखता हूँ, वहाँ पर भी जो है दोस्तों रिप्लाई करने का प्रयास भी करता हूँ। आप लोगों का डिमांड क्या है वो भी पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो कमेंट भी करते रहिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा वीडियो पसंद आ रहा हो तो। चलिए दोस्तों अगले उत्तर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 की बात करें दोस्तों, तो आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध बताइए, तो आवृत्ति जो है दोस्तों इसका बराबर करेंगे तो 1 अपान आवर्तकाल। आवर्तकाल अगर निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो है नीचे आ जाएगी और एक वही रहेगा, आवर्तकाल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 पर, तो अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए, ठीक है। अंतर बताने की बात कही गई है दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज से कम जो है आवृत्ति यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 48 जो है पूछा गया है, किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों यदि तरंग की आवृत्ति की बात अगर बात करें, n जो है
तरंग की आवृत्ति n से डिनोट किया जाता है और चाल जो है v होता है वेग, ठीक, और तथा तरंग दैर्घ्य जो है यहाँ पर सिग्मा जो है होता है और यहाँ चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक। और आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 49, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। फार्मूला जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जैसे दोस्तों कोई भी है, ट्रक हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रैक्टर हो गई, इन सभी को जो कार्य किया जाता है, जो क्षमता होती है इनके अंदर, उन्हीं को जो है ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य को भी अंदर ऊर्जा होती है तभी जो है कार्य कर पाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 50, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए दोस्तों ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, तो 16.6 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 51, शिराएं क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो शिराएं नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 52, प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। तो जो प्रतिवर्ती है दोस्तों मतलब जो आप कार्य करते हैं उसका विपरीत कार्य पड़े, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बात करें दोस्तों बंदूक से गोली चलाना, अगर बंदूक से दोस्तों गोली चला रहे हैं तो वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आप गोली को जैसे ही प्रेस करेंगे तो गोली आगे जाएगी और जो है बंदूक जो है प्रतिवर्ती क्रिया करके पीछे की तरफ झटका देगी, ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों नाव, अगर जैसे नाव चलती है, ठीक है, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हट जाना। जैसे नाव पर आप बैठे हैं, ठीक है, नाव चल रही है और आपने क्या किया है, कोई अकस्मात आपको कूदना पड़ा वहां से, या आप कूद रहे हैं नाव पर से, तो जैसे ही नाव पर से कूदेंगे तो आप नाव पर पैर की तरफ से फोर्स लगाएंगे तो नाव जो है पीछे भागेगी, आप आगे की तरफ जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो यही जो है क्रिया और प्रतिक्रिया जो है यही जो है उत्तर होती है दोस्तों। यहाँ पर आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 53, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो जो अपश्रव्य होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 54, किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। तो जो श्रव्य तरंगे होती हैं दोस्तों वो हमारे कान को सुन सकती हैं, बाकी के जो है नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो जो तरंग दैर्घ्य दोस्तों तरंग है उनको जो है पराश्रव्य तरंगे जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, ये सभी सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है इसको नहीं सुन सकते हैं पराश्रव्य तरंग को, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 56, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार जो है गति करते हैं, ठीक है। तो सरल आवर्त गति, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या यहाँ पर 57, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, अभी हमने बताया था, लोलर को आगे जो है समझा दिया था, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 58, वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो जो है आयाम कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 59 है, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। तो एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 60 है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो आवर्तकाल कहते हैं, एक कंपन में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। वही है दोस्तों, मान लेते हैं टहनिए है और इसको कोई भी वस्तु है इसको ले आकर के यहाँ खींचे, एक बार यहाँ गया फिर यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पर आया, तो ये यहाँ से आने फिर यहाँ पर आने में जो समय लग रहा है दोस्तों उसी को आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है, एक सेकंड में। आगे दोस्तों बात करेंगे प्रश्न संख्या 61, किसी तरंग दैर्घ्य, ठीक, किसी तरंग दैर्घ्य और वेग जो है v और आवर्तकाल जो है
आवर्तकाल टी संबंध बताइए। तो जो है यहाँ पर सिग्मा जो दिया गया है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग की चाल और आवर्तकाल, ठीक। तो सिग्मा बराबर वी इंटू टी, ठीक है। और आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे दिए गए है प्रश्न संख्या 62, ठीक है। 62 की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो उत्तर दोस्तों, चाल बराबर तरंग दैर्घ्य बराबर आवर्तकाल होता है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल, ठीक है। तो v अपान लैम्डा अपान टी, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे आएंगे प्रश्न संख्या 63। और 63 में दोस्तों, आयाम से क्या अभिप्राय है, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न है तो उत्तर क्या होगा, कंपन करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जो है मीटर होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 64, सूर्य ग्रहण क्या है और यह कैसे होता है, ठीक है। यह कैसे होता है, तो जो सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, उसी के बारे में लिखना है। तो क्या करेंगे, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है दोस्तों, तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य क्या है दोस्तों, वह अपने स्थान पर ही, एक ही स्थान पर टिका हुआ है, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ठीक है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, ठीक, इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, ठीक, सूर्य हो गया और पृथ्वी हो गया, उसके बीच में चंद्रमा चला गया, तब जो है चंद्रमा की प्रतिछाया पृथ्वी पर बनती है, और पृथ्वी इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यह जो है कब होती है, अमावस्या के दिन होती है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 65 पर। तो प्रश्न संख्या दोस्तों 65 क्या पूछा गया है, प्रकुंचन दाब क्या है। तो हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है, यह हृदय शिथिलन के समय जो है कम होता है। इसे रक्त दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। प्रकुंचलन दाब, इसको जो है परिभाषित करें दोस्तों, तो यह जो है रक्त दाब की ऊपरी सीमा है, जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है, ठीक है। शिथिलन दाब, यह रक्त दाब की निचली सीमा, जो हृदय शिथिलन की अवस्था व्यक्त करती है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 66, ठीक है। मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है, ठीक है। तो मानव कान एक निश्चित सीमा के मध्य सीधे आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। यह कर्ण सीमा 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। एक हर्ट्ज मतलब बराबर होता है एक कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर बात करें दोस्तों, मनुष्य जो सुन पाता है वह 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सॉरी जो है 20,000 हर्ट्ज पहले निकल जा रहा है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये जो है सुनाई देता है, और इससे अगर कम हो जाए 20 हर्ट्ज से तो सुनाई नहीं देगा, और ज्यादा हो जाएगा तब भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या 67 जो है दिए गए है दोस्तों, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैवी एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इरिथ्रोमाइसिन जो है राइट आंसर हो जाएगा, और नियोमाइसिन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 68 पर आदर्श रक्त दाब कितना होता है, और एवं रक्त दाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो 120/80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी आदर्श रक्त दाब होता है। रक्त दाब मापक यंत्र स्फैग्मोमेनोमीटर जो है इसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 69 की, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है, मतलब सुनाई देता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने बात किया था कि मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है, मतलब सुन सकता है, वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक जो है सुनने की योग्यता है, और सुन सकता है मनुष्य। आगे अगर बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 70 की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष
दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में जो है दोस्तों निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। सेम टू सेम विपरीत होता है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर की बात करें दोस्तों तो निकट दृष्टि दोष जो है दूसरे दूर करने के लिए जो है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे जो है दोस्तों प्रश्न संख्या 71 है, नवीनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित या प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा क्या है कि ये हवा से जो है दोस्तों ये विद्युत जो है बनती है, और ये जो है दोस्तों जब तक हवा चलती रहेगी तब तक जो है ये ऊर्जा जो है परिवर्तित होता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 72, ठीक है। और प्रश्न संख्या 72 क्या है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक कहलाते हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 73 की। तो रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मर्कैप्टान मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है जो गंधहीन होता है, ठीक है। जो बात करें दोस्तों जो पेट्रोलियम ये जो होता है, ठीक है, एलपीजी होता है, उसमें जो है किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। लेकिन बात ये है दोस्तों कि लीकेज अगर होगा तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो है उसमें गंध वाला पदार्थ जो है मर्कैप्टान मिश्रित कर दिया जाता है, ताकि जो है गंध निकल, अगर लीकेज भी हो रहा है तो पता चल जाए, नहीं तो जो है ब्लास्ट होने की संभावना हो जाती है, ठीक है, घटना घटने की संभावना हो जाती है, आग लगने की संभावना हो जाती है। और इससे जो है गंध जो है अगर अच्छे से हो जाएगा पता तो जो है तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या जो है 74 दोस्तों अगर बात करें क्रांतिक कोड से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो यहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। इसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों ये कांच है, ठीक है, मान लेते हैं कांच है, और ये जो है वायु है दोस्तों, ठीक है, और नीचे से आप जो है इसको प्रकाश देने का प्रयास करते हैं, या नीचे ही ऊपर से ही आप जो है प्रकाश देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर आप सीधी जो है प्रकाश डाल रहे हैं तब तो थोड़ा थोड़ा जो है ये विचलित होकर देखते होंगे, इस प्रकार से कुछ विचलित हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप तिरछा कर देंगे तो ये सीधे ना जा करके थोड़ा बहुत यहाँ पर विचलित हो जाते हैं कुछ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये जो है यहाँ पर क्रांतिक कोण की बात कही गई है, ठीक है। और आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 75 है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो होगा दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध होते हैं, जैसे CH4। यहाँ पर दोस्तों देखिए C जो है एक है और जो है 4 जो है जो एकल बंध से बंधे हुए है H, ठीक है, H4। और आगे बात करें अगर दोस्तों आगे जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध या द्विबंध भी जो है उपस्थित होते हैं, जैसे CH4 या C2H2 है। जैसे यहाँ पर देखिए द्विबंध दिए गए हैं, C को जो दो है दो बंध से, और H जो है जोड़ा गया है, ठीक है। C2H2 जो है यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी जो है दो बंध से जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या 76, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए, ठीक है। कवक की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कैथेरेलस और मशरूम जो है दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि दोस्तों जो मशरूम होता है ये खाने के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है, और ये लगभग लगभग हर जगह यो यूज में लिया जाता है, ठीक है, हर प्रदेशों में। तो ये जो है प्रचलित है, और ये जो है कवक है, ठीक है।
और आगे अगर बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 77 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ण विक्षेपण क्या है ये लिखने की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोतों का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने वाली क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इनमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है, ठीक है। और आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 है, दाब का एसआई मात्रक लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है, इसे जो है पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 79, कोल गैस क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया है कि कोल गैस क्या होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों, कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होता है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात करें अगर प्रश्न संख्या 80, तो रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करें पटरियों के बीच में जो है रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा स्पेस क्यों छोड़ दिया जाता है, तो हम लोगों को दोस्तों पता है कि रेल की पटरियों थोड़ा सा आपको पहले बता दें कि रेल 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने के कारण लोहा जो है गर्मी पाकर फैल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऊष्मा की। तो अगर जो लोहा होता है दोस्तों वह ठंडी में जो है सिकुड़ जाता है और गर्मी में जो है वह फैल जाता है, इसलिए थोड़ा सा गैपिंग दे दी जाती है ताकि अगर गर्मी की वजह से दोस्तों अगर गैपिंग नहीं रही तो पटरी जो है फैलने का प्रयास करेंगी, जगह नहीं मिलेगी, टेढ़ा हो जाएगा और जो ट्रेन है वो पलटने की पूरी संभावना बन जाएगी गर्मियों के दिन में, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से जो है थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 81 की, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन अगर जब पेड़ पौधे अगर लगातार कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों को ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और जितने भी जीव जंतु हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो वायु जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो जो है ऑक्सीजन आहिस्ते बात है कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, सभी लोग प्रकार से समस्याएं आएंगी। तो इस प्रकार से जो है इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा बढ़ा करके। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 82 है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जड़ की अगर बात करें तो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर या अंड द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है जो जड़ कहलाता है, ठीक है। वही बात है दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था बीज एक पहले जो है बीज में दोस्तों मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं, ठीक है। और वही बीज जो है दोस्तों ऊपर जब निकल जाता है तो उसी को जो है यहाँ पर जड़ नीचे आ जाता है और ऊपर जो है तना जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को जो है यहाँ पर बोला गया है। और आगे बात करेंगे दोस्तों जड़ 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है, ठीक। मूसला जड़ दोस्तों क्या होती है, जैसे कि कोई नीम का पेड़ हो गया, देखते होंगे सबसे पहले दोस्तों ऊपर जो है तना चला जाता है और नीचे जो है मूसला जड़ें कुछ इस प्रकार से अंदर होती है और रेसे रेसे बाहर से होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 83 की, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कैंची जो है किस प्रकार का उत्तोलक है, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने में दोस्तों किया जाता है। और प्रश्न संख्या 85 है, दूर दृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दूर दृष्टि दोष की बात की गई है, अर्थात मतलब दूर की दोष स्पष्ट दिखाई दे रही दूर की चीजें, लेकिन नजदीक की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है।
उत्तर की बात करें दोस्तों तो दूरदृष्टि दोष जो है दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 86, कौन सी जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक प्रयुक्त है और क्यों? तो यहाँ पर ऊंट मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब जहाज क्यों कहते हैं दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पंजा बड़ा होता है और स्टोरेज जो है पानी का ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं कम पानी की मात्रा में, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 87, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को ही जो है रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। प्रश्न संख्या 88 है दोस्तों, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। इसी को दोस्तों पूछा गया था कि क्या कारण है किसी गुब्बारे में उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। बात करें दोस्तों उत्तर की, तो वायु में हल्की गैस जो है घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे में लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक होता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है, ठीक है। जो भार होता है दोस्तों गैस का कम होता है और जो वायु होता है उसका अधिक होता है, कम होने की वजह से ऊपर उठने लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक अगर आप बने हुए हैं और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ दोस्तों मोटिवेशन के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 89 है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्म दर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों, पकाने के बाद बनी भूरी चीनी यानी ब्राउन शुगर को कैरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादकों में इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 92, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो जो रात में दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 93, ध्वनि ठीक से सुनाई दे और इसके लिए जो है सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो उत्तर हो जाएगा, हाल ही की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवार पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 94, ठीक है। प्रतिध्वनि एक गूंज में क्या अंतर है? तो यहाँ पर परिवर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिवर्ती कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 95, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं बताइए। राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में हैं। प्रश्न संख्या 96 की बात है, जल शक्ति के विद्युत बनने के लिए हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो यह स्टेशन जो है रिहंद में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 97 है, कोयले से विद्युत बनने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पावर ऑफ स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अनपरा और पनकी ओबरा ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 98, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा नरोरा, राड़ा सागर, कल्पक्कम, ट्राम्बे। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 99। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 है दोस्तों, हरित क्रांति किसे कहते हैं? ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों हरित क्रांति के, तो राइट आंसर होगा आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के जो साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को जो है हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं?
तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य जो है मुर्गी पालन करना, संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगर उदाहरण की, ब्रायल से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, हाइट फार्म से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की, तो सब क्वेश्चन रहने देते हैं, और क्योंकि दोस्तों प्रश्न ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और लॉन्ग वीडियो जा रहा है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट करा देने वाले हैं। लगभग दोस्तों अभी 60 से 70 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में ही लेना उचित रहेगा, नहीं तो जो है 2.5 से 3 घंटे जाएंगे और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को पूरा जो है कंप्लीट देखते रहिए दोस्तों। फिर से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। हम जो है दोस्तों कम्युनिटी पर जो क्वेश्चन करा देते हैं उन सभी को जो है वहां पर पोस्ट करता हूं, तो आप सभी उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और उत्तर भी जो है दोस्तों कुछ देख रहे हैं तो लगातार जो है गलत 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 उत्तर आ रहे हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए मैं सर्वे कर लेता हूं दोस्तों, ताकि जो है समझ में आ जाए बच्चे जो है प्रशिक्षु जो है कितना जो है पढ़ रहे हैं और कितना जो है गलत उत्तर दे रहे हैं, तो उसी से अंदाजा हो जाता है। तो प्लीज जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो है पूरा जो है देखा करिए, समझा करिए और पढ़ा करिए। कहीं से पढ़िए, लेकिन अगर उत्तर जवाब गलत हो रहा है दोस्तों, तब वहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट जो है बना दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा।